हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक छोटा सा इंटरव्यू जो कि मैं अरेंज कर रहा था, बड़े दिन से मैंने आपको बोला था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक इंटरव्यू करूंगा स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड। जब से मैंने करियर काउंसलिंग का वीडियो पोस्ट किया अपने चैनल पे, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि अब्रॉड स्टडी से रिलेटेड हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू अरेंज किया एक स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट के साथ जिनका नाम है मिस्टर ईश गेरा, और आज मैं उनके ऑफिस में ही हूँ, उनसे बात करने के लिए आया हूँ, अपनी सारी क्वेरीज़ के आंसर उनसे लेने आया हूँ और कुछ ही देर में वो आपके साथ कनेक्टेड होंगे यहाँ पर एक सेशन के लिए और हमारी सारी क्वेरीज़ के आंसर करेंगे। तो मिलते हैं मिस्टर ईश गेरा से। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल ईश सर। थैंक यू अभिषेक। आपका नाम हम सब ने सुना है कि आप अब्रॉड स्टडी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बच्चों की, एंड आज भी आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है हमें। हमारे चैनल के बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अब्रॉड स्टडीज़ के लिए अपना इंटरेस्ट शो करा, बहुत सारी क्वेरीज थी उनकी, और मुझे लगा कि आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता इन क्वेरीज को हैंडल करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं हो सकता। नहीं सर, बट मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि मैं 25-26 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ। राइट। और जितने भी मार्केट में जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, बेसिकली अब्रॉड स्टडीज में ना लोगों को, स्टूडेंट्स को ना काउंसलर्स नहीं मिलते हैं। करेक्ट। एक्चुअली उनको कंसल्टेंट्स मिलते हैं। कंसल्टेंट्स मींस जो अब्रॉड स्टडीज में सिर्फ यूनिवर्सिटी से टाइप करते हैं और वो यूनिवर्सिटी में सिर्फ एडमिशन का प्रोसेस कराते हैं। ओके। लेकिन बच्चों को ये गाइडेंस नहीं मिलती कि उनको अब्रॉड में किस यूनिवर्सिटी से स्टडी करना चाहिए। वो सिर्फ गूगल पे ही डिपेंडेंट रहते हैं और गूगल में बच्चे जब सर्च करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन भी रहती है। गूगल में सिर्फ आप टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में ही आप सर्च कर सकते हो, बाकी एवरेज यूनिवर्सिटीज और बिलो एवरेज यूनिवर्सिटीज बच्चों को पता ही नहीं होता, सिर्फ रैंकिंग चेक करते हैं। ओके। तो हम स्टूडेंट्स को, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज में जैसे आईआईटी में, जैसे अब डीयू में 100% कट ऑफ गई है, तो वैसे ही वहां पे भी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो डीयू लेवल की है, टॉप लेवल की, जैसे हम आईवी लीग कहते हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना हर किसी बच्चे के लेवल का नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पे एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन मिल सकता है। तो मैं उसके लिए बच्चों को थोड़ी गाइडेंस देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक पूरा एक्सपीरियंस है। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास भी आपके लिए बहुत सारे क्वेरीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमें आपसे उन आंसर्स की उम्मीद है, आप अच्छे से आंसर कोशिश करेंगे, पूरी आंसर्स देने की बहुत हेल्प होगी इन चीजों से रिलेटेड। एंड सबसे बड़ा और सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज स्टडी अब्रॉड एक्चुअली। इस स्टडी अब्रॉड का मतलब, जैसे हम इंडिया में पढ़ाई करते हैं, अब इंडिया में हमारे पास ना रिसर्च अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम है। मतलब एज कम्पेयर टू इफ वी टॉक अबाउट स्टीफन्स कॉलेज, आईआईटीज, नो डाउट वहाँ पे काफी अच्छा लेवल है। लेकिन अगर हम आईआईटी का लेवल लें या दिल्ली यूनिवर्सिटी का रैंक लें तो वर्ल्ड में ये टॉप 250 या 300 में आएगी, मतलब 300 तक रैंक जाता है। लेकिन बच्चों का ड्रीम होता है कि हमें लेटेस्ट करिकुलम पढ़ना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़नी है और लेटेस्ट एनवायरनमेंट के बारे में, जो भी स्टडी एनवायरनमेंट है उसको गाइड करना है, फ्यूचरिस्टिक होके पढ़ना है। इसलिए स्टूडेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि इतनी हाई फीस दे के वो बाहर जाए। बिल्कुल, क्योंकि बाहर जाके उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, एक मिक्स्ड कल्चर मिलता है, उससे उनको ह्यूमन बिहेवियर को सर्च करने में और सारी चीजों को क्या कहते हैं, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मिल जाती है स्टडीज की। बिल्कुल, मैं भी यही बोलता हूँ बच्चों को कि शायद बाहर की जो कंट्रीज है, जो डेवलप्ड है, वहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर है वो हमसे कम 10-15 साल आगे चल रहा होता है। जो वहाँ पे ट्रेंड्स होते हैं वो, हाँ, यू कैन से 10-15 साल आगे तो नहीं चल रहा, लेकिन हाँ वहाँ पे क्योंकि काफी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं और काफी चीजों पे डेवलपमेंट, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में किसी चीज की कमी है, लेकिन हाँ थोड़ी सी चीज देर से थोड़ा एडवांसमेंट है, थोड़ा एडवांसमेंट आता है। ओके, आपकी क्या एडवाइस रहेगी? क्या सच में बच्चों को बाहर जाना चाहिए ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए? आप क्या एडवाइस करते हैं बच्चों को इन चीज़ों के लिए? देखो, मैं ये सब कुछ डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की चॉइस के ऊपर। सबसे पहले तो स्टूडेंट को अपना जो है एक करियर प्लान करना चाहिए कि मान लो एक स्टूडेंट मान लो सिर्फ बीबीए करना चाहता है, सपोज 12th क्लास का स्टूडेंट है, बीबीए करना चाहता है। अब वो बीबीए इंडिया से भी तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, डीयू से भी कर सकता है, आईपी यूनिवर्सिटी से भी कर सकता है, सिम्बोयसिस से कर सकता है। इंडिया में बहुत सारी बीबीए की ऑप्शंस हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन अब कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशंस हैं जो इंडिया में अभी तक आई नहीं है।
जैसे बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, बीबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग एक दो यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, और बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस भी एक दो जगह पे अवेलेबल है। तो अगर बच्चे को लगता है कि उसको एक निश कोर्स में जाना है और उसको लगता है कि मुझे अब्रॉड में जाके ही जॉब करनी है और अब्रॉड में ही जाके सेटल होना है, तो आई थिंक उसको मास्टर्स तक की वेट नहीं करनी चाहिए। तो उसे ग्रेजुएशन में भी उसको जितनी जल्दी हो सके वो स्टार्ट कर दे, ताकि जितना वो फॉरेनर्स को स्टडी करेगा, फॉरेनर्स के साथ मिंगल अप होगा, जेल अप होगा, उतना ही जल्दी वहाँ के कल्चर को समझ पाएगा और उतनी जल्दी वहाँ पे सेटल हो पाएगा। ओके ओके ओके। एंड एक और क्वेश्चन था बच्चों से जो मुझे बार बार आ रहा था कि कब उन्हें प्लान करना स्टार्ट करना चाहिए, अगर वो ग्रेजुएशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो कौन सा क्या करेक्ट टाइम है उनके लिए ये चीज़ें प्लान करने के लिए। अगर वो ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें कितने साल पहले से या कितने मंथ्स पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, या फिर अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहिए तो उनको कितने साल पहले से उनको प्रिपेयर रहना चाहिए। मतलब मैं आपको एक टाइमलाइन बता देता हूँ, टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली बच्चे अपने आप उसमें माइंड में डिसाइड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज इस समय 2020 चल रहा है, कोरोना पीरियड सब लोग जानते ही हैं। तो 2020 में अगर बच्चे इस समय मान लो वो अगले साल जैसे उनके मार्च या अप्रैल में बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है कि मई में भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर उनके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होते हैं, उसके बाद वो उनको लगता है कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरते हैं, फिर कट ऑफ आती है, ऐसा स्टडी अब्रॉड में नहीं होता। स्टडी अब्रॉड में आपको एटलीस्ट एक साल पहले एक्टिव होना पड़ेगा। ये जो हम इस समय वीडियो बना रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट बेसिकली जो 12th के बच्चे हैं, अगर उनको ग्रेजुएशन बाहर से करनी स्टार्ट करनी है तो उनको अभी से ही इस चीज का प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग में सबसे पहला प्रोसेस तो है वो है पासपोर्ट बनवाना। वो तो सबके पास होता ही है, जिसका नहीं है या जिसका रिन्यूअल होना है तो वो रिन्यू करवा ले, क्योंकि एक्सपायरी हो गया तो भी दिक्कत आएगी। और सेकंड होता है कि सबसे पहले उनको ये डिसाइड करना है कि किस कंट्री में जाना है, कनाडा में जाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाना है, यूएसए में जाना है, जर्मनी में जाना है। हर कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया है। उसके लिए हम आपकी अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे तो हम अलग अलग वीडियोस बनाते रहेंगे और बच्चों को अलग अलग कंट्रीज के बारे में भी बताते रहेंगे। या श्योर, बिल्कुल। और क्योंकि हर कंट्री का, अब मैं बेसिक प्रोसेस बताता हूँ कि चाहे कोई भी फॉरेन कंट्री हो, कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट, उसमें आइल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। IELTS एक इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है विच इज कंपल्सरी। अभी बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स मार्च अप्रैल में हैं, तो उनको सबसे पहले आइल्स के लिए एनरोल कराना चाहिए। आइल्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, 1-1.5 महीने में प्रिपरेशन हो जाती है। और उसके अंदर एटलीस्ट 7 बैंड्स आने चाहिए। तो पासपोर्ट और आइल्स जरूरी है अप्लाई करने के लिए। और अगर स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं अच्छी, प्रोफाइल तो उनको 9th क्लास से ही बनानी शुरू होना चाहिए। बेसिकली अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे देखेंगे, लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि मुझे ड्रीम यूनिवर्सिटीज में जाना है, हार्वर्ड स्कूल, हार्वर्ड तो खैर बहुत बड़ी बात होगी, वो तो मास्टर्स लेवल पे होता है, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, टोरंटो यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी हो गया, सिडनी यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये सब यूनिवर्सिटीज जो बाहर की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप 100 में आती हैं, उसके लिए वो यूनिवर्सिटीज सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं चाहती, वो चाहती है कि स्टूडेंट्स का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफाइल हो। उस प्रोफाइल की गाइडेंस के लिए भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जब आप मुझे दोबारा अपने चैनल में बुलाएंगे। इसके लिए हम बहुत अच्छा एक काम कर सकते हैं सर। मैं एक छोटा सा क्वेरी फॉर्म बच्चों के लिए अपने इस वीडियो के नीचे डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ठीक है, राइट? एंड बच्चे उसे फिल करके क्वेरीज के लिए मैं आपको डायरेक्टली उनसे बात भी करवा सकता हूँ इंटरव्यू के लिए, ठीक है, क्योंकि जितना बच्चे आपसे डायरेक्टली शायद कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। एक और क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि मेरे पास किसी एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि किस तरीके से हम यूनिवर्सिटीज को रैंक देखते हैं, करते हैं अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से, जैसे भी देखो वेबसाइट्स है काफी सारी, गूगल पे जाके आप सीधा टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ कनाडा या टॉप 10 यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए या बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर बीबीए अब्रॉड ऐसे करके सर्च करते हो तो काफी सारी वेबसाइट्स खुल जाती है। बट मेरे हिसाब से आपको जब वेबसाइट अगर मैं वेबसाइट का नाम बताता हूँ, QS रैंकिंग्स, QS की एक रैंकिंग्स होती है। QS एक कंपनी है जो ऑथराइज करती है यूनिवर्सिटीज को कि जिसकी रैंक के बेसिस पे बच्चा जा सकता है, लेकिन उसमें भी स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए हम जैसे काउंसलर्स अवेलेबल हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन लेना होता है।
हम जब डीयू के फॉर्म भी भरते हैं तो हमें सबको तो एसआरसीसी नहीं जाना है या सबको स्टीफंस नहीं जाना। True. हम फॉर्म सारे भरते हैं, हमें यूनिवर्सिटी को कैटेगराइज करना होता है, ड्रीम यूनिवर्सिटी, रीच यूनिवर्सिटी, सेफ यूनिवर्सिटी। Okay. उसके अकॉर्डिंगली हम गाइड करते हैं कि कितने यूनिवर्सिटीज में प्लान। बिल्कुल, और आई एम श्योर कि हर कंट्री में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज होती होंगी जो कि सब जगह, जैसे इंडिया में बहुत सारी कंफ्यूजन है, इस तरह कनाडा में ही 500 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है, यूएसए में तो करीब 5000, 4500, 5000 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं। तो उसको इतना दिमाग में रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ हम कोर्स वाइज उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास उनके इनपुट्स भी हैं, प्लेसमेंट्स क्या है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सारा हम गाइड करते हैं। ओके ओके। एंड सर इसी बेस पे शायद हम कोर्स को भी सिलेक्ट करते होंगे। हाँ, किस तरीके से हम कोर्स को ना इंडिया में कोर्स सिलेक्ट होता है कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन में जो कोर्स होता है वो ये होता है कि आने वाले 10 साल में इस कोर्स के ऊपर क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या रिसर्च ऑप्शंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होंगी, उसके अकॉर्डिंगली हम कोर्स प्लान करके देते हैं। उसके लिए हम बच्चों का एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस भी करते हैं सबसे पहले, जो बाकी कंसल्टेंट नहीं करते। बाकी से कंसल्टेंट सिर्फ आपको कोर्स दे देते हैं और यूनिवर्सिटी दे देते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में मेरा कोलैबोरेशन है, आप यही भर दो। तो आई एम श्योर वो बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों के। वो बहुत हेल्पफुल होता है, बिना उससे बच्चा जज कर पाता है कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट कोर्स है। ये एक तरीके से करियर प्लानिंग हो गई। बिल्कुल, करियर प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है एनालाइज योरसेल्फ, अपने आप को असेस करो, और वो एक प्रोफेशनल काउंसलर जो है वो प्रॉपर तरीके से असेस करके उसका टेस्ट लेके बता सकते हैं। ऐसा कोई टेस्ट तो फिर सर इंडिया में भी करियर के लिए अगर अपॉर्चुनिटी भी करना चाहते हैं तो वो भी तो इंडिया और अब्रॉड दोनों के लिए वो भी कर यूनिवर्सिटी तो आपको सिलेक्ट करनी है आपके बजट के हिसाब से और आपके परसेंटेज के हिसाब से और आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, लेकिन करियर असेसमेंट जो है वो एक अलग चीज है। राइट सर, मैं आपके इसी एक कीवर्ड पे आपने भी बोला है कि बजट, तो मैं बजट पे मेरा अगला क्वेश्चन है। बच्चों को बहुत क्वेरीज है कि क्या हमें कितना बजट प्लान करना चाहिए अगर हम ग्रेजुएशन के लिए बाहर जा रहे हैं या पोस्ट। देखो बजट तो देखो आपके पास, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तब भी आप आराम से फॉरेन एजुकेशन ले सकते हो। ऐसा माइंड में मिथ है कि वहां को जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको बैंक से विदाउट कोलेटरल लोन भी मिल सकता है अगर आपके पेरेंट्स, मदर या फादर में से कोई भी इनकम टैक्स पे ही है, और आपके चाचा, आपके मामा भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, और आपको 2-3 साल के लिए लोन मिल सकता है जिसमें आपको शुरू में कुछ भी नहीं देना, और बाद में जब आपकी वहां पे जॉब लग जाएगी तब आप वहां पे आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू होंगी। तो अगर आपका ड्रीम है बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप लोन पे भी जा सकते हैं, और थोड़ी बहुत फीस तो देखो इंडिया में भी देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर 99% लॉ डीयू में जाओ और सब्सिडाइज रेट्स पे पढ़ो। सिंपल सी बात है। राइट सर, राइट, ट्रू। ये लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं, सबके लिए पॉसिबल नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। सर एक और छोटी सी क्वेरी है, हाँ? जो कि मेरे क्वेरीज की लिस्ट में शायद लास्ट है, लेकिन मुझे लगता है, आई एम श्योर कि अब बच्चे बहुत सारे कमेंट्स करेंगे इस वीडियो पे और अपनी क्वेरीज पूछना चाहेंगे। बट ये जो लास्ट क्वेरी है मेरी इस चीज से रिलेटेड वो है कि वीजा के लिए क्या स्टेप, क्या प्रोसीजर हमें करने चाहिए और कितनी फीस कैसे अप्लाई करना होता है। देखो वीजा तो तब आता है जब आपके पास किसी कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आया था, मतलब जैसे आपने अप्लाई किया, पहले आइट्स देना मैंने आपको कहा था, आइट्स देने के बाद आपने अपना एसओपी लिखा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, स्कूल से प्रेडिक्टेड मार्कशीट देनी पड़ेगी, फिर हम यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी में हम वो अप्लाई करेंगे, वहां से आपका वो एसओपी पढ़ेंगे, आपका पूरा रिज्यूमे पढ़ेंगे, तब वो आपको ऑफर देंगे कि आप हमारी इंस्टीट्यूट में या हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और उसके बाद उसके प्रोसेस के बेसिस पे, उस ऑफर लेटर के बेसिस पे फिर हम आपके पेरेंट्स के फाइनेंशियल्स देखेंगे, उनके बैंक स्टेटमेंट्स देखेंगे, और उसके बाद वीजा अप्लाई करेंगे। वीजा अप्लाई करने में सारा का सारा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो हमारी टीम कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद शायद करने में गलती कर लेंगे क्योंकि उसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आईटीआर वगैरह लगती हैं, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह के रिसीट्स लगती हैं, और भी कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसका पूरा फाइनेंशियल मैट्रिक्स बनता है। और वीजा फीस कोई ज्यादा नहीं होती, 7-8 हज़ार पे, 10 हज़ार पे, डिपेंड करता है आप किस कंट्री में जा रहे हैं। तो यूएसए के लिए तो वीजा में आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, उसकी भी प्रिपरेशन करवा देता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत आसान है, वीजा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है कि स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप, मतलब टाइमली स्टूडेंट हमारे पास आ जाए, मतलब अगले साल अगर 2021 में सितंबर में एडमिशन लेना है तो अभी से ही प्लान करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब हो जाएगा। राइट सर, मैंने लेकिन ये भी सुना है कि वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं तो बड़ी ट्रबल। वीजा रिजेक्ट इसलिए होता है क्योंकि कोई मतलब अनप्रोफेशनल बंदा उसको अगर पेपर्स पूरे नहीं रखता तो रिजेक्ट होता है, या आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट उतने स्ट्रांग नहीं होते। तो हम स्टूडेंट को जब काउंसलिंग करते हैं तो हम पहले ही उसके पेरेंट्स के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेते हैं और बता देते हैं कि आपको स्टडी अब्रॉड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे की बाद में टाइम वेस्ट हो और उसका मूड खराब हो, उससे अच्छा एफर्ट भी वेस्ट हो। हम पहले ही सारा स्क्रूटनी कर लेते हैं कि वीजा के चांसेस कम है या ज्यादा है।
ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इतने कम टाइम में सारे के सारे व्यूअर्स को दी है। Thank और you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन के लिए सर। थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में आपके साथ कुछ डिटेल सेशन किए जाए पर्टिकुलर आप जब भी कहेंगे आई विल बी अवेलेबल, और आपकी क्वेरीज के, आपके बच्चों की जैसी क्वेरीज आती है आप कमेंट बॉक्स पे उनको क्या क्या ऑप्शंस चाहिए। ओके एवरीवन, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। आपकी जो भी क्वेरीज हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक गूगल फॉर्म में साथ में अटैच कर रहा हूँ अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप फिल करके और ज्यादा फर्दर डिटेल्स उनसे ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।